दोस्तों, अब तक की कहानी में आपने देखा कि विराज और केशवी पति पत्नी है, लेकिन विराज की जिंदगी में उसके पूर्व जन्म की पत्नी धारा आ चुकी है, जो कि पिछले जन्म में इच्छा थी। केशवी विराज का घर छोड़कर जा चुकी है ताकि विराज और धारा शादी कर सके, लेकिन धारा ने विराज से शादी नहीं किया, बल्कि धारा के बारे में पता हर एक बात झूठी निकली और धारा अपने ढाबे पर भी विराज को नहीं मिली। विराज ने किसी तरह से धारा का पता निकाल लिया और उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। आइए देखते हैं अब आगे क्या होता है। धारा विराज के साथ विराज की गाड़ी में बैठ चुकी थी। विराज को बहुत गुस्सा आ रहा था कि धारा ने उसके साथ ऐसा क्यों किया और उसने बोला, तुम उस दिन मंदिर क्यों नहीं आई? मैं तुम्हारा इंतज़ार करता रह गया। धारा ने बोला, मैं उस दिन मंदिर आई थी और काफ़ी देर तक तुम्हारा इंतज़ार किया था, लेकिन तुम नहीं आए तो मेरी आंखों में आंसू भी आ गए थे कि जब तुम्हें सच्चाई पता चलेगी तो पता नहीं तुम्हारे दिल पर क्या गुजरेगी। अगर तुम वक्त पर मंदिर आ जाते तो उसी दिन मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता देती। विराज ने बोला, कौन सी सच्चाई? धारा ने बोला, क्यों, अब तक तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि धारा का कोई ढाबा नहीं। विराज ने बोला, हाँ पता चल चुका है, पर अब यह बताओ कि इतनी बड़ी साजिश तुमने क्यों रची? धारा ने बोला, मैंने कोई साजिश नहीं रची, मुझे यह काम करने के लिए पैसे दिए गए थे और मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। विराज ने बोला, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और तुम बोल रही हो तुम्हें पैसों की ज़रूरत थी। किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दोगी तुम पैसों के लिए? धारा ने बोला, नहीं नहीं, मैंने किसी का कुछ नहीं किया, मैंने तो बस थोड़ी सी एक्टिंग की और मैं मंदिर में आपको सब कुछ सच बताने ही वाली थी, लेकिन आप तो मंदिर आए ही नहीं। विराज ने बोला, कैसा सच? और यह मोहित कुमार कौन है जिसका अकाउंट तुम हैंडल कर रही हो और फ़ोन नंबर तुम इस्तेमाल कर रही हो? धारा हैरान हो गई और बोली, आपको कैसे पता? विराज ने बोला, क्योंकि इसी मोहित कुमार के नंबर से ढाबे के मैनेजर राजेश को पैसे ट्रांसफ़र किए गए थे और इसी नंबर के जरिए मैंने तुम्हारा पता निकाला है। धारा ने बोला, मेरा इस दुनिया में मेरे भाई मोहित कुमार के अलावा कोई नहीं है। माँ बाप गुजर चुके हैं, मैं पढ़ती हूँ और मेरा भाई मोहित कुमार जॉब करता है, लेकिन 1 महीने पहले उसका भयानक एक्सीडेंट हो गया जिसमें वह बुरी तरह से जख्मी हो गया और अभी चलने फिरने में पूरी तरह से असमर्थ है। मोहित की लगभग सारी सेविंग उसके इलाज में लग चुकी है, पर अभी भी वह पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। उसे बचाने के लिए मुझे और पैसों की ज़रूरत थी, क्योंकि उसका एक ऑपरेशन और होना था जिसमें करीब 2 लाख रुपए लगते और मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं हॉस्पिटल में खड़ी रो रही थी और सोच रही थी कि मैं कैसे अपने भाई का इलाज करवाऊं कि एक आदमी मेरे पास आया और उसने मुझसे बोला कि अगर मैं चाहूं तो वह मेरी मदद कर सकता है और मेरे भाई के ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपए मुझे दे सकता है। और उसने ही मुझसे यह सारा काम करवाया। उसने बैंक जाकर मेरे भाई मोहित कुमार के अकाउंट में 2.5 लाख रुपए डाल दिए, जिनमें से 50,000 रुपये मैंने राजेश को ट्रांसफ़र किए थे ढाबे का नाटक करने के लिए और बाकी 2 लाख मैंने अपने भाई मोहित कुमार के इलाज में लगा दिए। विराज ने बोला, मतलब ढाबे पर जो कुछ भी हुआ वह सब तुमसे करवाया गया है? धारा ने बोला, हाँ, मुझे सारी पटकथा उसी आदमी ने बताई थी और मैंने बस उसी आदमी के बताए अनुसार सारा नाटक किया था, क्योंकि मुझे सच में पैसों की बहुत ज़रूरत थी। मैं अपने माँ बाप को तो खो चुकी हूँ, अब मैं अपने भाई को नहीं खोना चाहती। विराज को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसे अच्छे से याद था कि धारा उसके पिछले जन्म की पत्नी इच्छा ही है। उसे अपना पिछला जन्म अच्छे से याद आ चुका था और यहाँ धारा कुछ अलग ही कहानी बता रही थी। विराज ने बोला, लेकिन तुम सच में इच्छा हो, मेरे पिछले जन्म की पत्नी इच्छा? धारा ने बोला, नहीं, मैं धारा हूँ, मैं कोई पिछले जन्म की इच्छा नहीं हूँ और मुझे अपना कोई पिछला जन्म नहीं याद। मैंने तो यह सारी बातें सिर्फ और सिर्फ उस आदमी के कहने पर बोली हैं। विराज ने बोला, धारा, मुझे पहचानो, प्लीज़ मुझे पहचानो, मैं सर्वेश हूँ, सर्वेश, तुम्हारे पिछले जन्म का पति। धारा ने बोला, प्लीज़ आप ऐसा मत बोलिए, मैं किसी सर्वेश को नहीं जानती, मैंने यह सब कुछ ड्रामा किया था। विराज को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी बड़ी साजिश उसके साथ कौन कर रहा है। ऊपर से धारा बोल रही है कि उसने ड्रामा किया है। विराज अपने दिमाग पर बहुत जोर दे रहा था और उसे पिछले जन्म का सब कुछ अभी भी क्लियर दिख रहा था और वह मानने को तैयार ही नहीं था कि उसे कोई वहम हो रहा है। उसने बोला, नहीं धारा, तुम ठीक से याद करो, तुम सच में पिछले जन्म की इच्छा हो, मेरी इच्छा। मैं सर्वेश हूँ,
मुझे पहचानने की कोशिश करो। धारा ने बोला, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। जो भी सच था मैंने आपको बता दिया। प्लीज़, मैंने कुछ भी नहीं किया है। आप चाहे तो मेरे घर चलकर देख सकते हैं। मेरा भाई अभी भी बिस्तर पर ही पड़ा हुआ है। अगर आपने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया तो मेरे भाई का क्या होगा? मैंने बहुत मजबूरी में यह सब कुछ किया था और मैं आपके 10,000 रुपये आपको वापस कर देती हूँ। विराज ने बोला, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम पैसे रख ही रहो, तुम्हारे काम आएंगे। लेकिन मेरी थोड़ी मदद तो कर दो ताकि मैं जान सकूं मेरे साथ यह खेल कौन खेल रहा है। धारा ने बोला, बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? विराज ने बोला, तुम्हें उस आदमी का पता मालूम है जिसने तुम्हें पैसे के दिए थे? धारा ने बोला, नहीं, वह तो मुझे हॉस्पिटल में ही मिला था, आज से करीब 20 दिन पहले। विराज ने बोला, पैसे भी उसने ऑनलाइन ट्रांसफ़र नहीं किए होंगे? धारा ने बोला, नहीं, उसने अकाउंट नंबर लिया था और बैंक अकाउंट में मैनुअली पैसे डाल दिए थे और मैंने अपने भाई का ही अकाउंट नंबर दिया था क्योंकि मेरा कोई बैंक अकाउंट है ही नहीं और इस वक्त मैं ही भाई का बैंक अकाउंट हैंडल कर रही हूँ। विराज ने बोला, क्या तुम उस आदमी को पहचान सकती हो? धारा ने बोला, हाँ, अगर वह सामने आ जाए तो मैं उसे पहचान लूँगी। विराज ने बोला, तो फिर मेरी थोड़ी मदद कर दो। अस्पताल में कैमरे लगे रहते हैं और बात ज़्यादा पुरानी नहीं है, महीने भर पहले की ही बात है। वह जरूर हॉस्पिटल किसी ऐसी लड़की के खोज में रहा होगा जिसे पैसों की ज़रूरत होगी और 20 दिन पहले तुम उसे दिख गई होगी। वह लगातार हॉस्पिटल की रेकी करते हुए हॉस्पिटल के कैमरे में जरूर कैप्चर हुआ होगा। हम अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज निकलवाते हैं, कहीं ना कहीं तो वह जरूर दिखेगा, लेकिन अस्पताल वाले इतनी आसानी से फुटेज नहीं देंगे। मुझे कुछ दिमाग चलाना पड़ेगा। मैं पुलिस के पास भी नहीं जा सकता, नहीं तो तुम फंस जाओगी। धारा बहुत घबरा रही थी और उसे लग रहा था वह किसी लफड़े में ना फंस जाए। विराज ने बोला, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम मानो या ना मानो, लेकिन तुम मेरे पिछले जन्म की पत्नी इच्छा ही हो और मुझे इस बात का पूरा यकीन है और आज नहीं तो कल तुम्हें भी याद आ ही जाएगा कि तुम सर्वेश की इच्छा ही हो जो इस जन्म में धारा है। धारा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। विराज ने दिमाग लगा लिया और उसने अपनी लंबी चौड़ी कदकाठी का फ़ायदा उठाते हुए अस्पताल के स्टाफ से बात की और बोला कि वह पुलिस वाला है और उसे एक केस के सिलसिले में पिछले 20-30 दिनों की सारी सीसीटीवी फुटेज चाहिए। पुलिस वाले का नाम सुनकर हॉस्पिटल स्टाफ ने बहुत आसानी से पिछले 1-1.5 महीने की सारी फुटेज विराज को दे दी और विराज वह सब कुछ लेकर अपनी गाड़ी में आ गया। धारा ने बोला, मुझे काफ़ी देर हो रही है, मैं घर जाना चाहती हूँ। विराज ने बोला, लेकिन उस आदमी को तो तुम्हें ही पहचानना होगा। धारा ने बोला, हाँ, लेकिन मेरा भाई मोहित घर पर अकेला होगा और वह चल फिर नहीं सकता, तो मुझे हर हाल में अभी घर जाना होगा। विराज ने बोला, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। और विराज धारा को लेकर उसके घर की तरफ चल पड़ा, क्योंकि विराज को भी पता करना था कि धारा कहाँ पर रहती है। धारा को घबराहट हो रही थी कि विराज तो अब उसका घर भी देख लेगा, इसलिए उसने मुख्य सड़क पर बोला, मुझे यहीं उतार दीजिए, मैं यहीं से चली जाऊंगी। विराज ने बोला, इच्छा, तुम्हें अपने सर्वेश पर बिल्कुल भरोसा नहीं? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत होने दूंगा या मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करूंगा? याद करो, मैं तुम्हारा पति सर्वेश हूँ। धारा ने बोला, प्लीज़, यह सब कुछ एक नाटक था और आप इसे स्वीकार कर लीजिए। मैं कोई इच्छा नहीं हूँ, मैं धारा हूँ। प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। मैंने मजबूरी में आपके साथ एक ड्रामा किया था, लेकिन अब मैंने आपको सारा सच बता दिया है। विराज को समझ में आ गया था कि धारा को कुछ भी याद नहीं है, लेकिन उसे सब कुछ याद है, क्योंकि विराज को अभी भी आंखें बंद करने पर अपने पिछले जन्म की स्मृतियाँ साफ दिखती थी। विराज ने बोला, अच्छा, कोई बात नहीं, इतनी देर से तुम मेरे साथ हो, इतना भरोसा तो तुम मुझ पर कर ही सकती हो। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलता हूँ, वहाँ तुम अपने भाई की देखरेख करती रहो और साथ में सीसीटीवी फुटेज भी देखती रहो। कम से कम वह आदमी तो सामने आए जो इस साजिश का मुख्य कर्ता धरता है। धारा ने बोला, अच्छा ठीक है, चलिए, मुझे मोहित को भी सारा सच बताना ही होगा कि उसके इलाज के लिए 2 लाख रुपए कहाँ से आए। और धारा विराज को लेकर अपने घर चली गई, क्योंकि उसे लग रहा था अब सब कुछ सच्चाई के साथ स्वीकार करना ही अच्छा रहेगा। विराज को देखकर मोहित हैरान हो रहा था कि धारा यह किसे लेकर घर आ गई है। धारा ने मोहित की दवाइयाँ दी, उसे पानी पिलाया और फिर मोहित को सारी बात सच सच बता दी। मोहित की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसकी इकलौती छोटी बहन उसकी वजह से एक बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। विराज ने बोला, मोहित, तुम कोई टेंशन मत लो, मैं धारा के ऊपर कोई आंच नहीं आने दूंगा।
पर मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ और इसमें मुझे धारा की मदद चाहिए। अगर तुम बुरा मत मानो तो मैं तुम्हारे घर में कुछ देर रुककर धारा को वह सीसीटीवी फुटेज दिखाना चाहता हूँ। शायद वह आदमी जिसने यह सारा खेल रचा है हमें मिल जाए। मोहित ने बोला, जी बिल्कुल, आपके साथ तो गलत हुआ ही है। अपनी बहन की तरफ से मैं भी आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आप बिल्कुल यहाँ पर आराम से फुटेज लगाकर धारा से उस आदमी की पहचान करवा सकते हैं। विराज ने अपने लैपटॉप पर फुटेज लगा लिया और धारा को एक एक करके हर दिन की फुटेज दिखाने लगा। फुटेज देखते देखते आखिर एक फुटेज में धारा को वह आदमी दिख ही गया और धारा ने बोला, यही है वह आदमी। विराज उस आदमी को देखकर हैरान हो गया क्योंकि यह और कोई नहीं, विराज का दोस्त सलील था, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और साथ ही साथ विराज को पुनर्जन्म में ले जाने वाला और उसे इच्छा की याद दिलाने वाला शख्स भी था। विराज हैरान हो गया, उसका दोस्त सलील, वह उसके साथ ऐसा खेल खेल सकता है। उसने इतनी बड़ी साजिश रची, लेकिन आखिर क्यों? धारा ने बोला, मैंने आपका काम कर दिया, अब प्लीज़ मुझे और किसी लफड़े में मत फंसाइए। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, बस पैसों के लिए थोड़ा झूठ बोला था और मैं उसे स्वीकार कर चुकी हूँ। विराज ने बोला, हाँ तुम चिंता मत करो, तुम मोहित का ख्याल रखो, मैं तुम्हें किसी लफड़े में नहीं फंसने दूंगा, लेकिन इस खेल के रचयिता को तो सामने लाकर ही रहूंगा। आखिर यह क्या चल रहा है? विराज धारा को उसके घर पर छोड़कर निकल चुका था। विराज को समझ में नहीं आ रहा था कि यह सलील उसके साथ कौन सा खेल खेल रहा है और उसे पुनर्जन्म में तो सलील ही लेकर गया था और उसे अच्छे से याद है कि उसे उसकी इच्छा और सर्वेश दोनों ही उसे पुनर्जन्म में दिखे थे। अब तो उसे सब कुछ याद आ चुका है, उसे अपने पिछले जन्म का एक एक पल, एक एक क्षण याद है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि यह सब कुछ गलत बातें हों? विराज को पूरा यकीन था कि धारा ही इच्छा है और उसे अपना पुनर्जन्म याद नहीं, पर जल्द ही याद आ जाएगा। विराज अभी इस खेल को समझ नहीं पाया था और इन सब चक्करों में उसकी केशवी भी उसे छोड़कर जा चुकी थी। विराज केशवी को फ़ोन लगा रहा था यह सारी साजिश बताने के लिए, लेकिन केशवी फ़ोन नहीं उठा रही थी। विराज को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह अपनी गाड़ी को तेजी से सलील के घर की तरफ दौड़ा रहा था कि अचानक विराज की माँ का फ़ोन आ गया और विराज की माँ ने बोला, बेटा तू सुबह का गया, अभी तक घर नहीं आया है, हम दोनों को बहुत घबराहट हो रही है, तू जल्दी से घर आ जा। विराज ने बोला, माँ आप परेशान मत होइए, मैं जल्दी ही घर आ जाऊंगा और आज सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, मुझे बहुत कुछ पता चल चुका है। विराज की माँ ने बोला, क्या तुझे धारा मिल गई? विराज ने बोला, हाँ माँ मुझे धारा मिल गई। विराज की माँ ने बोला, तो तू धारा को भी लेकर घर आएगा, हम तुम्हारी शादी धारा से करवा देंगे, कम से कम तुम इस मुसीबत से तो बाहर निकलोगे और चैन की जिंदगी तो जी पाओगे। विराज ने बोला, हाँ माँ, धारा और मेरा मिलन तो अब होकर ही रहेगा, आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, आप लोग खाना पीना खाकर आराम से सो जाना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सब कुछ ठीक करके ही अब मैं घर आऊँगा, कहकर विराज ने अपनी माँ का फ़ोन काट दिया। विराज लगातार केशवी को फ़ोन लगा रहा था ताकि वह केशवी को सारी सच्चाई बता सके, लेकिन केशवी फ़ोन ही नहीं उठा रही थी। एकाएक केशवी का फ़ोन उठा और उसने अभी हेलो बोला ही था कि उधर से एक आदमी की आवाज़ आई, अरे यार हटाओ ना इस फ़ोन को हमारे बीच से, कहकर उसने फ़ोन किनारे फेंक दिया। लेकिन फ़ोन कट नहीं हुआ था। शायद केशवी और उस आदमी का इस ओर ध्यान नहीं गया था कि फ़ोन कट नहीं हुआ है और वह अपनी बातों में लगे हुए थे। विराज हैरान हो गया था कि केशवी के साथ यह आदमी कौन है और केशवी और वह आदमी क्या बातें कर रहे हैं जो विराज को साफ सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर विराज को बहुत जोर का झटका लगा। केशवी उस आदमी से बोल रही थी, वाह सलील, क्या खेल रचा हम लोगों ने, विराज को पता भी नहीं चला कि तुम्हारी और विराज की दोस्ती तो बस 2 साल पुरानी है, लेकिन तुम मेरे बचपन के दोस्त हो और मैं और तुम बचपन से एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन मुझे पैसों से भी बहुत प्यार था और तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं थे जितने कि विराज के पास है, क्योंकि वह बहुत अमीर ख़ानदान से है। विराज के पास अच्छी खासी पुश्तैनी ज़मीन जायदाद भी है और लंबा चौड़ा बिजनेस भी। उसके पास इतनी दौलत है कि उसकी यही दौलत मेरी आंखों में बस गई थी। इसीलिए तो 2 साल पहले जब मेरी खूबसूरती उसके माता पिता को इतनी भा गई थी कि वह उसका रिश्ता लेकर हमारे घर आए थे, तो मैंने उसकी दौलत के बारे में सुनकर तुरंत ही शादी के लिए हाँ कर दी थी और शादी के बाद 2 साल तक उसके साथ प्यार का नाटक किया, उसे अपना दीवाना बनाकर रखा और आज भी वह मेरा दीवाना है। साथ ही साथ उस पर एहसान जताते हुए
मैं उसका घर छोड़कर आई हूँ और वह खुद ग्लानि में जी रहा है कि उसकी वजह से मैं उसके घर से चली गई हूँ और उसने अच्छी खासी प्रॉपर्टी भी मेरे नाम पर कर दी है और हर महीने अच्छी खासी रकम मेरे अकाउंट में डालेगा ही डालेगा। और सबसे बड़ी बात, उसकी लीगल बीवी तो कल भी मैं थी, आज भी मैं हूँ और हमेशा मैं ही रहूँगी, क्योंकि मैं उसे कभी भी तलाक नहीं देने वाली। लेकिन हाँ, उस बेवकूफ़ को आज तक यह बात नहीं पता कि मैं उससे प्यार नहीं करती, मैं तुमसे प्यार करती हूँ सलील, सिर्फ तुमसे, और तुम्हारे साथ ही अपना परिवार बसाना चाहती हूँ। लेकिन हाँ, मुझे विराज की दौलत से बहुत प्यार है और वह दौलत मुझे हर हाल में चाहिए। दौलत विराज की रहेगी और मज़े हम दोनों करेंगे और अपना परिवार आगे बढ़ाएंगे। मैं विराज के पास कभी लौट कर नहीं जाऊँगी, पर उसे हमेशा यह एहसास दिलाती रहूँगी कि धारा के चक्कर में उसने मेरा कितना दिल दुखाया है। धारा तो उसे कभी भी मिलने वाली नहीं। जब कोई धारा उसके पिछले जन्म की पत्नी है ही नहीं, तो वह उसे कैसे मिलेगी? क्योंकि इच्छा और सर्वेश की कहानी तो हमारी रची हुई कहानी थी, जिसमें विराज बुरी तरह से फंस चुका है। और कितना अच्छा दिमाग लगाया है तुमने। चलो, कहीं तो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई काम आई, जो तुम दवाइयों आदि के बारे में नेट पर इतना रिसर्च करते रहते हो। सलील बोल रहा था। हाँ, ठीक कहा तुमने। वैसे तो मैं पुनर्जन्म याद दिलाने का काम करता ही हूँ, और सच में लोगों का पुनर्जन्म होता है और उन्हें याद भी आता है। लेकिन विराज के साथ तो मैं खेल गया। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा, लेकिन उसे यकीन आ गया कि वह पिछले जन्म में सर्वेश था और इच्छा उसकी पत्नी थी, जो इस जन्म में धारा है। केशवी ने बोला, लेकिन मैंने भी कम मेहनत नहीं की है। आखिर इच्छा के नाम के दौरे तो उसे घर पर ही पड़ने शुरू हुए थे। धारा से उसकी पहली मुलाकात भी तो मैंने ही करवाई थी, धारा के ढाबे पर, क्योंकि घूमने चलने का प्रोग्राम तो मैंने ही बनाया था और जानबूझकर उसी ढाबे पर मैंने गाड़ी रुकवाई। सलील ने बोला, हाँ, हम दोनों ने मिलकर यह खेल रचा और दोनों ने इसे अच्छे से अंजाम दिया। अब हम अपना परिवार बसाएंगे विराज की दौलत से। हाँ सलील, क्या अच्छी दवाई और तकनीक बताई थी तुमने विराज के दिमाग को काबू में करने के लिए। मैं रोज़ विराज को दूध में तुम्हारी दी हुई दवाई मिलाकर दे देती थी, जिससे उसका दिमाग एक सुप्त अवस्था में चला जाता था और सोचने समझने की शक्ति काफ़ी क्षीण हो जाती है। और जैसे ही वह दवाई पीकर सोता था, मैं धारा की तस्वीर उसके सामने स्क्रीन पर चला देती थी और इच्छा और सर्वेश की कहानी धीमी आवाज़ में अपने रूम में रिकॉर्ड करके स्पीकर पर चलाती रहती थी, जो लगातार उसके मस्तिष्क में जाता था। अगर हल्की फुल्की उसकी नींद खुलती थी तो उसे सामने धारा दिखाई पड़ती थी स्क्रीन पर, जिसे वह सच समझता था, क्योंकि उसका दिमाग उसके काबू में नहीं था। उसके दिमाग में तो लगातार धारा और सर्वेश की कहानी हम डाल रहे थे और दवाई अपना असर कर ही रही थी, जिसकी वजह से उसके दिमाग में यह बात बैठ चुकी थी कि इच्छा नाम की कोई लड़की है और इच्छा की कल्पना वह धारा की तस्वीर देखकर करता था। इसलिए उसके लिए धारा और इच्छा एक ही हैं। जो पिछले जन्म की इच्छा नाम की लड़की थी, वह उसकी पत्नी थी। और जब ढाबे पर उसने हूबहू वही लड़की देखी जो उसे लगातार सपनों में दिख रही थी, और जो कहानी हम उसे लगातार सुना रहे थे, वह सब उसके सामने आने लगा, क्योंकि उसके दिमाग को तो हमने दवाई देकर सुप्त अवस्था में कर ही रखा था। इसलिए वह ज़्यादा सोच समझ नहीं पाया और उसे सब कुछ सच लग रहा था। हाँ केशवी, सही बोल रही हो। और उसके बाद जब तुम यहाँ पर उसे लेकर आई उसका पुनर्जन्म याद दिलाने के लिए, तो मैंने भी उसका पुनर्जन्म याद दिलाने के लिए, उसे रिलैक्स करने के लिए जो दवाई दी थी, वह उससे भी ज़्यादा पावरफुल दवाई थी। और उसे जो हेडफोन लगाया था उसमें लगातार धारा और सर्वेश की कहानी चल रही थी, और उसकी आंखों में मैंने जो चश्मा लगाया था ताकि अल्ट्रावायलेट रेज जो ऊपर से मेरे मशीनों से निकल रही थी उसकी आंखों पर ना पड़े, उस चश्मे में भी मैंने अपना दिमाग लगाकर धारा की तस्वीर फिट कर रखी थी। दवाई अपना काम कर रही थी और विराज को वही सब कुछ बोल रहा था और वही सब कुछ दिख रहा था जो हमने प्लान किया था। हाँ सलील, तुम सही कह रहे हो। विराज को पूरा यकीन है कि वह पिछले जन्म में सर्वेश था और धारा पिछले जन्म में इच्छा थी और वह दोनों पति पत्नी थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यह हम दोनों जानते हैं। यह सब थोड़ी बहुत साइकोलॉजी और उस दवाई का असर है जिसका लगातार इस्तेमाल विराज के ऊपर किया गया है। यह सब कुछ सुनकर विराज हैरान हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी केशवी उसके साथ इतना बड़ा खेल खेल सकती है। विराज तब तक गाड़ी चलाता हुआ सलील के घर पहुंच चुका था और उसने डोरबेल बजाई। सलील ने जब दरवाज़ा खोला तो सामने विराज को देखकर हैरान हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि विराज उसके घर आ गया है। विराज ने बोला, क्या हुआ सलील, घबरा क्यों गया? सलील ने बोला, अरे नहीं विराज, तुम अचानक आ गए ना,
इसलिए आओ अंदर आओ। विराज ने बोला, अब नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हारी और केशवी की सारी बातें मैंने सुन ली है, क्योंकि मेरा फ़ोन कॉल कट नहीं हुआ था और मैं तुम लोगों की सारी बातें फ़ोन पर सुन रहा था। केशवी से कहो चुपचाप मेरे सामने आ जाए। केशवी अंदर के कमरे से विराज की सारी बातें सुन रही थी और वह बाहर आ गई और बोली, अच्छा हुआ विराज कि तुम्हें सारी सच्चाई इतनी जल्दी पता चल गई। हमें तो लगा था कि धीरे धीरे जब दवाई का असर खत्म होगा तब तुम नॉर्मल हो पाओगे और फिर तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारा कोई पुनर्जन्म नहीं हुआ है। तब तक मैं तुमसे बहुत दूर जा चुकी रहूँगी और तुम इस ग्लानि में रहोगे कि तुमने मुझे अपने जीवन से निकलने पर मजबूर कर दिया। लेकिन तुम तो इतनी जल्दी नॉर्मल हो गए। चलो कोई बात नहीं, अच्छा है सच्चाई तुम्हारे सामने आ गई। विराज ने बोला, तुम्हें क्या लगता है केशवी, यह सब कुछ जानने के बाद भी मैं तुम्हें स्वीकार करूँगा? केशवी ने बोला, वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। मुझे तुम नहीं तुम्हारी दौलत चाहिए थी। सोचा था जीवन भर तुमसे कोई नाता नहीं रखूँगी, लेकिन तुम्हारी दौलत नहीं छोड़ूंगी। लेकिन अब जब तुम सब सच जान ही गए हो तो मुझे मेरा कंपनसेशन दो और मैं तलाक के कागज़ पर साइन कर देती हूँ। विराज ने बोला, दूंगा तो मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं, बल्कि जो दिया है वह भी वापस ले लूँगा। केशवी ने बोला, भूलो मत विराज, कानूनन अभी भी मैं तुम्हारी पत्नी हूँ तो मेरा हक तो देना ही पड़ेगा। विराज ने बोला, भ्रम में मत रहना केशवी कि तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद भी मैं तुम्हें कुछ दूंगा। कल कोर्ट में मिलना तलाक के पेपर पर साइन करने के लिए, और मैंने जो कुछ भी तुम्हें दिया है वह सब कुछ मुझे वापस करने के लिए। केशवी ने बोला, पागल समझा है क्या मुझे? विराज ने बोला, नहीं पागल तो नहीं समझा, तुम तो कुछ ज़्यादा ही होशियार निकली, लेकिन मैं भी इतना पागल नहीं हूँ। तुम्हें क्या लगता है मुझे यह सब कुछ कैसे पता चला होगा? मैंने धारा को भी खोज निकाला है और तुम्हारे इस यार ने धारा को जो पैसे दिए थे, तुम लोगों ने जो खेल रचा, सब कुछ मुझे पता चल चुका है। और उसके आगे की कहानी तो तुम दोनों ने खुद अपनी जुबान से कही है, क्योंकि फ़ोन तो कट हुआ नहीं था और मैंने सब कुछ अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर रखा है, जिसमें तुम दोनों की आवाज़ साफ रिकॉर्ड है, जो कि बहुत आसानी से साबित हो जाएगी। सीसीटीवी फुटेज में भी सलील साफ कैप्चर हुआ है और ढाबे के मैनेजर को भी पैसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र धारा ने किया था, जिसकी गवाही वह जरूर देगी। और धारा को जो तुम लोगों ने 2 लाख रुपए दिए हैं वह भी बैंक जाकर सलील ने डिपॉजिट करवाए थे, जो कि बहुत आसानी से बैंक डिटेल में निकल आएगा, क्योंकि 2 लाख रुपए किसी के अकाउंट में डालने के लिए बैंक उसका पैन कार्ड जरूर लेती है। तो इस साजिश को रचने के लिए तुम लोगों ने जो जो कारनामे किए हैं, उन सारे कारनामों के सारे पुख्ता सबूत मेरे पास उपलब्ध है और पैसे की कोई कमी तो मेरे पास है नहीं, या तुम अच्छे से जानती ही हो। तो मेरा केस यहाँ का बड़े से बड़ा वकील लड़ेगा, जिसके आगे तुम लोग कितनी देर टिकोगी तुम्हें भी अच्छे से पता है। तो भलाई इसी में है कि मैं जो कह रहा हूँ चुपचाप मान लो, वरना तुम दोनों का क्या होगा तुम लोग सोच भी नहीं सकते। सुनकर केशवी और सलील हैरान हो गए। विराज ने बोला, तुम दोनों ने अपनी जुबान से अपना गुनाह कबूल किया है और बाकी की गवाही के लिए धारा तो है ही, और साथ में ढाबे का मालिक और मैनेजर भी है, जो तुम दोनों को जेल पहुंचाने के लिए काफ़ी है। तो मेरे ख्याल से यही अच्छा रहेगा कि कल कोर्ट में आकर तलाक के कागज़ों पर साइन करो और मैंने जो प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर की है सब मुझे वापस करो। जा रहा हूँ मैं, कल कोर्ट में मिलेंगे, कहकर विराज वहाँ से निकल गया। लेकिन विराज को अभी भी लग रहा था कि यह सब कुछ नहीं हो सकता। भले ही केशवी और सलील ने उसके साथ खेल खेला है, लेकिन उसे उसके अलावा और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें याद आई हैं जो केशवी और सलील के खेल में शामिल ही नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे याद है और उसका दिमाग इतना कमज़ोर नहीं हो सकता। उसने सोच लिया था कि धारा को उसका पिछला जन्म याद दिलवा कर रहेगा, क्योंकि सच में पिछले जन्म में धारा उसकी पत्नी इच्छा ही थी। भले ही केशवी और सलील ने इसे खेल समझकर खेला, पर इस खेल में उन्होंने किरदार ऐसा चुना और नाम ऐसा चुना जो सच निकल गया। शायद भगवान की यही मर्जी थी कि मुझे मेरे पिछले जन्म का प्यार जो अधूरा रह गया था वह वापस मिल जाए। विराज को अपने पिछले जन्म की बहुत सी बातें याद थी और उसे पूरा यकीन था कि धारा उसकी इच्छा ही है। विराज वापस ड्राइव करके धारा के पास गया और बोला, धारा क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? धारा ने बोला, हाँ आप अच्छे आदमी हैं। तो विराज ने बोला, क्या तुम मेरे साथ एक जगह चल सकती हो? धारा ने अपने भाई मोहित की तरफ देखा। मोहित ने बोला, ठीक है, मेरी बहन की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, मेरी बहन सही सलामत आपके साथ वापस आएगी। विराज ने बोला, मोहित तुम यकीन करो, धारा सही सलामत तुम्हारे पास वापस आएगी। मोहित की इजाज़त मिल जाने पर
धारा विराज के साथ निकल पड़ी। विराज को पूरा यकीन था कि यह खेल सच हो चुका है और सच्चाई जल्द ही धारा के सामने भी आ जाएगी। वह धारा को लेकर उन पहाड़ियों की तरफ चल पड़ा जहां पर गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि विराज को ठीक वह जगह याद आ चुकी थी जहां उनके गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। उस जगह पर पहुंचकर विराज ने गाड़ी रोक दी और धारा को नीचे उतार लिया। धारा को खींचकर विराज आगे ले गया उस खाई की तरफ जहां गाड़ी गिरी थी और बोला, देखो धारा, ध्यान से देखो यहाँ पर, क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है? धारा ध्यान से खाई की तरफ देखने लगी और एकाएक जोर से चिल्लाने लगी, सर्वेश, सर्वेश, गाड़ी ठीक से चलाओ, बारिश से सड़क पर बहुत फिसलन हो रही है। सर्वेश, सामने ट्रक आ रही है, संभाल कर चलाओ। सर्वेश, हमारी गाड़ी खाई में गिर जाएगी। सर्वेश, गाड़ी ठीक से चलाओ। सर्वेश, बचाओ। सर्वेश, सर्वेश, मैं मरना नहीं चाहती। यह बोलते बोलते धारा बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। विराज ने गाड़ी से पानी की बोतल निकाली और धारा के चेहरे पर मारा। धारा को होश आ चुका था। विराज को देखकर वह उसके सीने से चिपक गई और बोली, सर्वेश, सर्वेश, तुम मिल गए। सर्वेश, तुम ठीक हो? मैं तुम्हारी इच्छा। पहचाना तुमने मुझे? विराज ने बोला, हाँ धारा, मैंने तो तुम्हें पहले ही पहचान लिया था, लेकिन तुम ही मुझे नहीं पहचान पा रही थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया था। मुझे पता था तुम यहाँ पर आओगी तो तुम्हें हमारा पिछला जन्म जरूर याद आ जाएगा। धारा को अपना पिछला जन्म याद आ चुका था, जब वह इच्छा थी, और अब वह अपने पिछले जन्म के साथी सर्वेश के साथ, जो अब विराज था, खड़ी थी। अब विराज और धारा दोनों को अपना पिछला जन्म याद आ चुका था। केशवी ने एक बहुत गंदी साजिश रची थी विराज के साथ, लेकिन ईश्वर केशवी के साथ क्या साजिश कर रहे थे यह उसे पता ही नहीं था, क्योंकि इस खेल का असली रचयिता तो ईश्वर थे, जिसने पिछले जन्म में इस जोड़े को अलग किया था और उनका प्यार अधूरा रह गया था। उसे इस जन्म में उस परम शक्ति ने मिलवा दिया था। धारा ने फ़ोन करके मोहित को सारी बातें बता दी और बोला, विराज की कही एक एक बात सच है। मैं उनके पिछले जन्म की पत्नी इच्छा हूँ और मैं अब अपने पति के साथ अपने पिछले जन्म का अधूरा प्यार पूरा करना चाहती हूँ। मोहित की इजाज़त से विराज और धारा ने अपने माँ बाप के आशीर्वाद के साथ मंदिर में शादी कर ली और घर जाकर मोहित से भी आशीर्वाद ले लिया। धारा मोहित को लेकर विराज के घर में आ गई, क्योंकि मोहित की जिम्मेदारी अभी भी धारा पर ही थी। आखिर वह उसकी इकलौती बहन थी और उसका मायका उसका इकलौती भाई मोहित ही था। माँ बाप तो अब इस दुनिया में रहे नहीं। अगले दिन कोर्ट में विराज धारा के साथ पहुंचा। धारा ने विराज के नाम का सिंदूर लगा रखा था, जिसे देखकर केशवी हैरान हो गई और बोली, इस पागल औरत ने सच में तुमसे शादी कर ली या सच में खुद को इच्छा समझती है क्या? विराज ने बोला, केशवी, शायद तुम्हें पता नहीं, तुमने हमारे साथ खेल नहीं रचा, परमात्मा ने तुम्हारे साथ खेल रचा है और इस खेल का मुख्य रचयिता वह सर्वशक्ति है। तुमने खेल खेल में जो कहानी और कलाकार रचा था ना, तुम मानो या ना मानो, उस कहानी की एक एक बात सच निकली। सच में मैं और धारा पिछले जन्म में सर्वेश और इच्छा थे और हमारी मृत्यु इसी तरह से कार एक्सीडेंट में हुई थी। इस खेल का असली रचयिता तुम नहीं, बल्कि ऊपर वाला है, जिसने हमारे पिछले जन्म के अधूरे प्यार को पूरा करवाने के लिए इस खेल को रचा है। चलो अब चुपचाप तलाक के कागज़ों पर साइन करो और प्रॉपर्टी भी वापस करो। तलाक होगा तभी तो कोर्ट में मेरी और धारा की शादी रजिस्टर्ड होगी। केशवी के पास कोई चारा नहीं था। वह जेल नहीं जाना चाहती थी और ना ही सलील जेल जाना चाहता था, इसलिए केशवी ने चुपचाप सारे कागज़ों पर साइन कर दिया और चुपचाप वहाँ से जाने लगी। विराज धारा के साथ अपनी शादी रजिस्टर्ड करवाने के लिए कोर्ट में अंदर की तरफ बढ़ रहा था। केशवी उन लोग को जाते हुए देख रही थी और सोच रही थी, क्या सच में ऐसा हो सकता है कि विराज और धारा पिछले जन्म के सर्वेश और इच्छा है? उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और लग रहा था कि वह खुद पागल हो जाएगी। वह और सलील चुपचाप अपने घर की तरफ चल पड़े, खाली हाथ।